स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड या ईओक्यू मेथड। तो हम पढ़ रहे थे इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा टॉपिक शुरू हुआ था और उसके बाद उसके जो मेथड्स थे या टाइप्स थे वो हम पढ़ रहे थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने वेट एनालिसिस और एबीसी एनालिसिस देखा था और इस वीडियो में हम देखेंगे ईओक्यू मेथड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें और शॉर्ट नोट्स भी आते हैं एक एक मेथड के ऊपर। जैसे ईओक्यू के मेथड के ऊपर 6 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। बीडी एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है और पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर ही रिपीटेड है। इसके बाद देखते चलिए ईओक्यू मेथड। तो ये क्या है? तो इस मेथड में हम देखते हैं कि कितनी इन्वेंट्री हमें ऑर्डर करनी है और कब ऑर्डर करनी है। तो कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो ड्रग मैन्युफैक्चर की बात करें या किसी और फील्ड में, फार्मा के अलावा किसी और फील्ड में, तो कितना पूरा हमें डिटेल रखना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो वही इन्वेंट्री कहलाती है। तो इस मेथड में हम क्या दो चीज़ें देखते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में किस किस चीज़ की होगी? जैसे कॉस्ट ऑफ पेपर, टाइपिंग, पोस्टेज, फिलिंग। मतलब हम कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें उसकी डिटेल रखनी होती है, रसीद बनानी होती है और डिटेल्स लिखनी होती है, टाइप करके कंप्यूटर में हमें स्टोरेज करना पड़ता है, या फिर हम पार्सल करते हैं, मंगवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अलग से पैकेजिंग चार्जेस, ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट तो जो मेन इन्वेंट्री का है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, तो रॉ मटेरियल के अलावा जो उसका स्टोरेज कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस तो कराना ही है। किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करते हैं तो टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर, वहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी उनको सैलरी देना है, और अगर कोई लॉस होता है स्टोर में तो वो सब, तो ये सारे डिटेल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे उसका लेबल करना और टाइपिंग करके उसकी रसीद वगैरह रखना, उसकी डिटेल्स भेजना, ये सारी चीज़ें हैं जो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आते हैं। तो ये दो चीज़ों को कलेक्ट करके जो है हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालते हैं, जो टोटल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड से जो टोटल कॉस्ट निकालते हैं, एनुअल कॉस्ट। तो हम देखेंगे कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन में दो चीज़ें हैं, टेबुलर कॉलम मेथड और अलजेब्रिक मेथड। पहले एक चीज़ हम समझेंगे कि अगर कोई लार्ज अमाउंट एक टाइम पे ऑर्डर करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑर्डर करता है और बिजनेस स्मॉल है, तो उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि छोटे लेवल पे उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और ज़्यादा अमाउंट में मंगवा लेगा तो उसको लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और बजट भी कम होता है उसके पास। इसी तरीके से अगर बार बार मंगवाते हैं, कोई भी चीज़ बार बार ऑर्डर करते हैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, तो भी ऑर्डर कॉस्ट ज़्यादा होगा। ऑर्डर कॉस्ट कैसे ज़्यादा होगा कि हम जितने बार मंगवाएंगे उतने बार लेबलिंग अलग से होगी, उतने बार हमको रिसीविंग या टाइपिंग या पेपर का कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना वो ज़्यादा होगी। उसके बाद टैक्स तो हमें बराबर ही देना है सब में, और जितने बार हम जाएंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमें अलग अलग बार बार होगा। तो ये जो है अगर बार बार फ्रिक्वेंट मंगवाने में ये क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड में हम ये देखते हैं किस तरीके से ये खर्चे कम हो सके, मतलब कि जो कॉस्ट इसका मिनिमाइज कर सके। जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर मंगाते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर का जो कॉस्ट है वो हम कम से कम कर सकें। अब देखते हैं टेबुलर कॉलम मेथड। तो टेबुलर कॉलम मेथड जो है इसको हम वीकली देख सकते हैं, क्वार्टरली देख सकते हैं, मंथली और ईयरली। तो वीकली तो बहुत कम ही देखा जाता है, जो 7 डेज़ पे या 15 डेज़ पे, मंथली बेसिस पे ईजी होता है, और ईयरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा जब लॉन्ग प्रोडक्शन होता है तो हम मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, ईयरली बेसिस में बहुत कम प्रोडक्शन तब कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है एक टेबल बनाते हैं, डिटेल रखते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पर ईयर, एक बार में एक साल में कितने ऑर्डर दिए गए, अगर हम ईयरली देखें। फिर उसके बाद देखिए तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पर ईयर, एक साल में कितनी बार ऑर्डर दिया गया है। उसके बाद एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ पेपर, टाइपिंग, पोस्टेज, फिलिंग, पैकेजिंग वगैरह है। तो इसका जो हम सम टोटल कर लेंगे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट में, और एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में बाकी सारी चीज़ें जो हमने देखी थी कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या है वो सम टोटल कर लेंगे। फिर दोनों को टोटल करके टोटल एनुअल कॉस्ट निकालते हैं। तो ये हो गया टेबुलर कॉलम मेथड। तो परचेसिंग डिटेल जो है एक टेबल के माध्यम से कॉलम बनाकर ऐसे डिटेल रखी जाती है, और ये ईजियर भी होता है, समझने में आसानी भी होती है। और दूसरा क्या होता है, अलजेब्रिक फार्मूला मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड हमने पढ़ा था, अभी देखा था। तो इसमें क्या है, एक फार्मूला है EOQ = √2 AB/CS। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए क्या है,
एनुअल कंजम्पशन मतलब टोटल एनुअल कितना खर्चा होता है, कंजम्पशन होता है, कितना यूजेस होता है। नंबर बी है बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो एक बार ऑर्डर करने में कितना कॉस्ट होता है, तो इसमें सिंगल ऑर्डर का है। इसके बाद देखें कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, एक सिंगल पर यूनिट आप देख रहे हैं, इसमें आप टोटल नहीं देख रहे हैं, पर यूनिट देख रहे हैं। इसके बाद देखेंगे स्टोरेज एंड अदर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, तो ये थोड़ा सा टफ मेथड हो जाता है, इसमें हमें अलग अलग तरीके से डिटेल्स रखनी होती है। तो उसके बाद हमने इतने सारे देख लिए, सारा जो डिटेल्स देख के फिर इस फार्मूला से जो है पूरा जो है EOQ हम डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद हमें एक चीज़ और आती है इसमें कि स्क्रैप क्या होता है। तो स्क्रैप सिंपल सी बात आप आम भाषा में अगर आप समझें कि स्क्रैप क्या होता है, तो स्क्रैप मतलब एक तरीके से जो वेस्ट होता है। तो स्क्रैप इज़ द रेसिड्यू ऑब्टेन फ्रॉम सर्टन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, तो कहीं भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ स्क्रैप निकलता है। स्क्रैप जैसे देखें कि अगर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ है तो उसमें क्या निकलेगा, स्मॉल मेटल पार्टिकल निकलेगा, जैसे ड्रिलिंग करते समय या टर्निंग इनटू इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़। तो कोई भी जैसे मटेरियल मंगवाते हैं तो उसकी जो पैकेजिंग का सामान जो रहता है या फिर कटिंग्स रहती है, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें निकलती हैं वो फेंकने वाली जो यूज़ नहीं हो पाती, तो वो जो है स्क्रैप कहलाती है। अब स्क्रैप को हम देखेंगे, क्वेश्चन आता है शॉर्ट और क्वेश्चंस में, तो इसको आप देखें क्या है ये लेजिटिमेट स्क्रैप प्राइस देखेंगे। तो लेजिटिमेट स्क्रैप क्या होता है, which can be anticipated in advance during certain manufacturing operations where administrative scrap क्या होता है, type of scrap is obtained when some type of material become obsolete due to change in design। और इसके बाद हम देखते हैं कि डिफेक्टिव स्क्रैप, तो टाइप ऑफ स्क्रैप इज ऑब्टेन फ्रॉम सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल एंड पुअर वर्कमैनशिप इन हैंडलिंग सब मटेरियल। हम डिटेल समझते हैं इसकी। तो लेजिटिमेट स्क्रैप जो एक्चुअल स्क्रैप होता है, तो ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग के समय जो एक्चुअल स्क्रैप निकलता है जो कि वेस्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये क्या होता है कि तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप क्या होता है कि जैसे आप सिंपल भाषा में समझे कि कोई चीज़ है, अगर हमारे पास स्टॉक रखा है, पुराने टाइम से बहुत टाइम से स्टॉक रखा है, वो उसका वो पुराना पड़ गया है या ख़राब हो रहा है, तो वो स्क्रैप हो गया, वो काम नहीं आएगा, है ना। या फिर कोई चीज़ मार्केट में डिमांड नहीं है उसकी, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप में आएगा। उसका डिफेक्टिव स्क्रैप तो कोई भी चीज़ जो है हैंडलिंग के चलते कोई चीज़ ख़राब हो जाती है गलत तरीके से बनाने में, या फिर और किसी तरीके से स्टोरेज में या कहीं पे डिफेक्ट आ जाता है, या पहले से कोई डिफेक्टिव पीस है, तो ये हो गया डिफेक्टिव स्क्रैप। तो ये तीन तरह के स्क्रैप हो गए, एक्चुअल स्क्रैप हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव में हो गया कि जिससे कोई चीज़ रखे वेस्ट हो गई, पुराना हो गया, और डिफेक्टिव जो है वो जो है किसी तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे सरप्लस क्या होता है। सरप्लस आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय फर्म ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल स्पॉइल्ड रॉ मटेरियल, एक्सपायरी डेट गुड्स। तो सरप्लस और स्क्रैप में क्या अंतर है कि सरप्लस ऐसी चीज़ें हैं जिससे रॉ मटेरियल कोई ख़राब हो गया तो वो सरप्लस कहलाएगा। एक्सपायरी डेट जो हो गई गुड्स की, जो एक्सपायर हो गया, तो वो सरप्लस, वो किसी भी कंडीशन में यूज़ नहीं हो सकती। जबकि जो स्क्रैप है वो किसी और तरीके से कभी कभार कंट्रोल हो सकता है, मेंटेन हो सकता है। तो ये रहा डिटेल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड। तो टफ मेथड लगता है, आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन मैंने बहुत इजीली आपको समझाया है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये टॉपिक पसंद आया, आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक ज़रूर करें और बच्चों तक शेयर करें, ताकि और बच्चों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ सके और उनको फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।